ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब खबर उत्तर प्रदेश के काले धन के कुबेर की। लखनऊ में विजिलेंस की टीम ने आगरा के पूर्व एआरटीओ के घर पर छापा मारा तो वहां इतना कैश और गहना मिला कि सब हैरान रह गए। ललित कुमार के घर काली कमाई का खजाना भरा हुआ था। विजिलेंस को रेड के दौरान यहां पर 1,62,62,00,000 कैश मिला, 13 किलो सोना मिला, 9 किलो चांदी मिली। यही नहीं, घर में कीमती हीरे जवाहरात भी बरामद किए गए। इन सोने चांदी और गहनों की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ललित कुमार के घर से कई फ्लैट और खेती की जमीन के कागजात भी मिले हैं। जांच में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और नोएडा में कई मकान, फ्लैट, प्लॉट, बुकिंग और कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। फ्लैट और जमीन से जुड़े कुल 15 कागजात मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 कारें, रिवॉल्वर और 1 करोड़ से अधिक के निवेश संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से खुश होकर यूपी के डीजीपी ने विजिलेंस टीम को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। ललित कुमार आगरा के एआरटीओ रह चुके हैं। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने लखनऊ में उनके अलीगंज के बंगले में रेड मारी। घर के कोने कोने में कैश और गहने छिपा कर रखे गए थे। ललित कुमार ने अलमारी और बेड के अंदर तो कैश छिपाया ही था, साथ ही उन्होंने दीवार के अंदर भी गुप्त स्थान बनाकर कैश के पैकेट छिपा दिए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में विजिलेंस विभाग ने आकर के छापेमारी की। विजिलेंस विभाग को ये जानकारी मिली थी कि आरटीओ विभाग से रिटायर्ड हुए अधिकारी ललित कुमार के घर पर अकूत संपत्ति है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने बाकायदा ऑर्डर लिया कोर्ट से और उसके बाद जब यहाँ पर छापेमारी की तो विजिलेंस विभाग की आंखें खुली की खुली रह गईं। जी हाँ, हम इस समय लखनऊ के C143 मकान पर मौजूद हैं, जो कि लखनऊ के पौष अलीगंज के इलाका है। ललित कुमार का देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, वर्माज हाउस लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब विजिलेंस विभाग की टीम अंदर पहुँची तो उसके होश फाख्ता हो गए। अचंभे में रह गए विजिलेंस के अधिकारी, क्योंकि घर के अंदर छुपाया के रखा गया था करीबन 1,62,00,000 रुपए कैश। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो 13 किलो सोने के जो बिस्किट्स थे, धातु थी, आभूषण थे, उनकी वैल्यू थी लगभग 13 करोड़। और उसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो 9 किलो के आसपास चांदी भी यहाँ पर मिली है और बेहतरीन आभूषण मिले हैं, स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, महंगे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा लखनऊ में कई सारे फ्लैट्स की जानकारी मिली है, नोएडा में कई सारे फ्लैट्स की जानकारी मिली है, रायबरेली और बाराबंकी में कृषि योग्य भूमि के बारे में जानकारी मिली है। लखनऊ के मोहनलालगंज और दूसरी जगहों पर जो भूमियाँ होती हैं उसके आवंटन के पेपर्स मिले हैं। और जो पूरी संपत्ति मिली है, जिसमें चल संपत्ति शामिल है, अचल संपत्ति शामिल है, उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि जो घर है वो अंदर से ज़बरदस्त तरीके से रेनोवेट किया गया है। करोड़ों रुपए इस घर के अंदर लगाए गए हैं, महंगे पत्थर लगाए गए हैं, महंगी चीज़ें लगाई गई हैं। और उसके बाद विजिलेंस की जो कार्रवाई है वो 7 तारीख को और 8 तारीख को यानी कि आज संपन्न हुई है। लेकिन एक विजिलेंस अधिकारी को जो टिप ऑफ मिलता है उसके बेसिस पर एक आरटीओ के रिटायर्ड अधिकारी के अंदर इतना ही ज़्यादा अकूत संपत्ति मिलेगी, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल यूपी के डीजीपी ने इस कार्रवाई के बाद विजिलेंस विभाग की टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया है। और इस पूरे मामले में ललित कुमार जहां जहां तैनात रहे हैं, जिन जिन लोगों से उनकी डीलिंग हुई है, उसको लेकर के भी ज़बरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विजिलेंस विभाग के जो सूत्र हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इस मामले में जो उम्मीद है रिकवरी की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक चल अचल संपत्ति और विभिन्न जो कागजात मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जेवरात मिले हैं, सोना मिला है, चांदी मिला है, उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो ललित कुमार के पास से, जो कि आरटीओ के रिटायर्ड अधिकारी है, इनके पास से कितनी संपत्ति मिलेगी चल के रूप में, अचल के रूप में, ये अंदाज़ा लगाना फिर मुश्किल है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, आपकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी और वाकई में सच कहें तो हमारे भी होश फाख्ता हैं। इतना कैश छिपा के रखा गया था यहाँ पर, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? मीनाक्षी, जब प्रेस नोट सामने आया, जब ये जानकारी सामने आई कि विजिलेंस टीम ने लखनऊ में एक रिटायर्ड अधिकारी के घर में 35 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं, सोने के बिस्किट्स, चांदी के जो आइटम्स हैं उनको बरामद किया है, और लॉकर बाकायदा दीवारों को स्पेशल तरीके से डिज़ाइन कराया गया था और उन लॉकर्स में बाकायदा कैश को, जिसकी कीमत 1,62,00,000 रुपए नापी गई है, वहां पर बताया जाता है कि दीवारों के अंदर सुराख बना करके बॉक्सेस बनाए गए थे, लॉकर्स बनाए
गए थे और उनमें कैश को छुपा के रखा गया था। जो आरटीओ के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साल 2024 में कानपुर में इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी, जिसके बाद से लगातार विजिलेंस विभाग इस पूरे मामले में न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था बल्कि ये भी उसको पता लगा है कि अपनी तैनाती के दौरान रायबरेली में, कानपुर में, आगरा में ललित कुमार ने जबरदस्त तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत न सिर्फ विजिलेंस विभाग को हुई है बल्कि यूपी के डीजीपी को भी हुई है। चूंकि यूपी के डीजीपी ही विजिलेंस विभाग के मुखिया हैं, इसीलिए इस पूरे मामले में एक सीक्रेट टीम बनाई गई और जब सीक्रेट टीम दस्तावेज खंगालने के लिए, चीजों की बरामदगी के लिए अलीगंज के उस घर में पहुंचती है जहां से भी रिपोर्ट हमारे दर्शक देख रहे थे, तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि एक घर से ही अगर चल और अचल संपत्ति की कीमत 35 करोड़ रुपए आकी जाती है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, छापेमारी पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, ठिकानों में होगी, उन लोगों तक होगी जहां पर इन्होंने अपनी संपत्ति को बेहिसाब तौर पर इन्वेस्ट किया था, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। लेकिन ये दायरा कितना ज्यादा जाएगा, रिकवरी कितनी ज्यादा होगी, इसको कह पाना फिलहाल विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ललित कुमार के घर से इतनी संपत्ति का एक बार में मिल जाना अपने आप में वाकई में काफी ज्यादा लोगों को अचंभित करता है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर मुंबई नांदेड़ ग्राम एक्सप्रेस की है, जिसकी फर्स्ट एसी कूप की सजावट को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले में रेलवे ने एक्शन लिया है। वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने ड्यूटी पर तैनात मुख्य टीसी गिरीश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे ने पूरे मामले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। ट्रेन में डेकोरेशन का वीडियो 6 जुलाई का बताया जा रहा है। मुंबई नांदेड़ ग्राम एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कूप में यात्रा कर रहे कपल ने अपने कूप को हनीमून थीम पर डेकोरेट करवाया था। बताया जा रहा है कि इस कपल ने जालना की एक डेकोरेटर कंपनी को ऑनलाइन बुक किया था और जिसके बाद ये फर्स्ट एसी कोच है जिसे एक स्वीट के तौर पर सजा दिया गया था। डेकोरेटर का स्टाफ जालना स्टेशन से फर्स्ट एसी कोच में चढ़ा, कूपे को गुलाब के फूलों और गुब्बारों से हनीमून स्वीट की तरह सजा दिया। 30 सेकंड के वीडियो में फर्स्ट क्लास का एसी कोच का ये कूपा पर्दे की तरह हार्ट शेप वाली गुलाबी झालर यहाँ पर लगी हुई है। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां हैं, छत पर लाल सफेद गुब्बारे हैं, सीट पर गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा हार्ट बनाया गया है। रेलवे के मुताबिक डेकोरेटर की कोच में एंट्री बिना इजाजत के हुई, जो नियमों का उल्लंघन है। इस मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि लापरवाही कैसे हुई। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, बताइए इस अजीबोगरीब मामले पर अब रेलवे एक्टिव तो हो गया है, लेकिन किस किस पर अभी तक कार्रवाई की गाज गिरी है? देखिए प्राची, ये बिल्कुल परेशान कर देने वाली बात है, क्योंकि जिस डेकोरेटर को हायर किया गया ये एक प्राइवेट डेकोरेटर है, राहत डेकोरेटर्स है, जालना का रहने वाला है। वहाँ से बाकायदा जो कपल है उनके परिवार वालों ने इसे बुक किया था। उसके बाद रेलवे के अंदर बाकायदा वो पूरा सामान, जैसा कि मीनाक्षी बता रही थी कि फूल, उसके अलावा जो भी सामान है, जिस तरीके का डेकोरेशन है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं वीडियो में। तो उस डेकोरेशन को करने के लिए बाकायदा वो राहत डेकोरेटर सामान लेकर रेलवे के अंदर पहुंचता है, प्रीमाइसेस के अंदर आता है, वो पूरी की पूरी सामग्री लेकर पहुंचने के बाद डेकोरेट करके चला जाता है। इस दरमियान भी रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, आरपीएफ की टीम है, इसके अलावा वहाँ पर जो लोग ड्यूटी में तैनात टीसी थे, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती है। पता तब चलता है जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, वो वीडियो भी फनी वीडियो की तरह एक तरीके से वायरल होता है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे इस बात का संज्ञान लेता है, वीडियो का संज्ञान लेता है और एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बताता है कि जितने भी उस वक्त टीसी स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद था, जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो लोग अंदर बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर निगरानी रखने की आरपीएफ की जो टीम है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ऐसे हनीमून स्वीट बना के अगर पैसे कमाना चाहती है रेलवे, तो फिर ऐसे नियम बना दे। लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं, और जिस तरीके की लापरवाही बरती गई है, मैं मान ही नहीं सकती कि टीसी को पता नहीं हो, आरपीएफ को पता नहीं हो, ट्रेन के अंदर के स्टाफ को पता नहीं हो। पता सबको था, लेकिन इसके बावजूद ये हुआ। और जब वीडियो बाहर आ गया तब फिर रेलवे एक्शन ले रहा है। आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर है जिस पर आपसे हमें जानकारी चाहिए। साकेत, खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर पहले हम देते हैं दर्शकों को, जहां लोको पायलट्स पर समोसा खरीदने के लिए ट्रेन रोकने का आरोप लगा है। ट्रेन रोकने को लेकर रेलवे का बयान सामने आया है। रेलवे का कहना यह है कि ट्रेन को समोसे खरीदने के लिए लोको पायलट ने नहीं रोका था, ट्रेन को सिग्नल पर रोका गया था।
ट्रेन के रुकने पर लोको पायलट का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो समोसा खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि लोको पायलट ने समोसा खरीदने के लिए ही ट्रेन को रोक दिया और ट्रेन पर खड़ी ट्रैक पर ट्रेन को खड़ा करके बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नाश्ते की दुकान पर चला गया। खाना आप लेके जाओ। ये रेलवे का स्टाफ है, ये ट्रेन रोक दी इनने पूरी समोसे के लिए। रतलाम मंडल रेलवे के पीआरओ ने माना है कि इस तरह सहायक लोको पायलट का उतरकर नाश्ता लेकर आना सही नहीं है। पीआरओ ने कहा है कि इसको लेकर लोको पायलट को चेतावनी दी जाएगी कि आगे वो ऐसा ना करे। जो उसका जो मेन लोको पायलट रहते हैं, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट, वो गाड़ी में ही थे और इसमें वो चीज़ें सेकेंडरी है, प्राइमरी की जो बताया जा रहा है कि उन्होंने गाड़ी रोकी है समोसे लेने के लिए, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसमें कोई सत्यता नहीं है क्योंकि गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी और आगे इंजीनियरिंग वर्क चल रहे थे। तो समोसे तो नज़र आ रहे हैं। हाँ, समोसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बता तो रहा हूँ कि वहाँ जो भी सामान लिए हैं वो हमारा मेन ड्राइवर नहीं उतरा है और अगर इस टाइप की चीज़ें की गई है तो उनको एक समझाइश दी जाएगी डिपार्टमेंट से भी कि इस टाइप का ना करें। सिग्नल पर समोसे खरीदना बड़ा भारी पड़ गया। अनुराग, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। निश्चित तौर पर बुधवार के दिन पूरे देश में 2 ट्रेन संबंधी खबरें चर्चा में रही। पहले हमने देखा हनीमून ऑन व्हील्स जो चर्चा में रहा, हालांकि उसमें टीसी समेत तमाम लोगों पर कार्रवाइयां सुनिश्चित है, लेकिन ये जो दूसरा वायरल वीडियो जो इंदौर का है, बताया इस तरीके से गया जब वायरल हुआ कि इंदौर से महू के बीच जो डेमू ट्रेन थी उसके जो पायलट्स हैं वो बाकायदा उतरे और अक्सर उतरते हैं, ऐसा भी बताया गया। रंगवासा ये जो क्षेत्र है वहाँ पर समोसा खरीदते हुए पाया गया। हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन साफ तौर पर आ गया रेलवे विभाग का कि दरअसल आगे जो है वो रेलवे का मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, उस दौरान गाड़ी कुछ क्षणों के लिए रुकी हुई थी। तब जो लोको पायलट है उसने अपने सहयोगी को वहाँ पर समोसा लेने भेजा, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ। हालांकि अगर देखा जाए जो जांच जो शुरू कर दी है रतलाम मंडल ने, नोटिस भी दिए जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन से उतरकर किसी भी तरीके की इस तरीके की खरीद ये न्यायोचित मतलब जो उनके नियमों के तहत नहीं है, इसलिए माना जा रहा है नोटिस तो जरूर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्यों हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा जो ये माहौल वायरल होता रहा। बेशक सिग्नल की मजबूरी थी, लेकिन समोसे की चाहत लोको पायलट पर भारी पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। मुंबई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मुंबई के मशहूर रुस्तम आइसक्रीम पार्लर में जिंदा चूहे और भिनभिनाती हुई मक्खियां मिली हैं। जहां आइसक्रीम बनाई जाती थी वहां गंदगी का अंबार था। इतना ही नहीं, पार्लर में एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स भी मिले। एफडीए ने रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और रिपोर्ट आने तक आउटलेट को बंद कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि रुस्तम मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने आइसक्रीम दुकानों में से एक है। एफडीए की टीम जब रुस्तम आइसक्रीम पार्लर पर छापेमारी करने पहुंची तो वहां जिंदा चूहे, एक्सपायर प्रोडक्ट्स और भिनभिनाती मक्खियां दिखी। मुंबई के चर्च गेट पर स्थित रुस्तम आइसक्रीम पार्लर ने लोगों के होश उड़ा दिए। चारों तरफ इतनी गंदगी थी और उस गंदगी के बीच एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स पर चूहे दौड़ते हुए दिखाई दिए। एफडीए ने फौरन आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड किया। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने तक आइसक्रीम पार्लर को बंद कर दिया गया है। साकेत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साकेत, ये प्रतिष्ठित आइसक्रीम पार्लर है, यहाँ पर इस तरीके की लापरवाही होना, लोगों की जान के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ेगा और इसके बाद अब क्या जरूरी कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल प्राची, देखिए ये एक बड़ा कदम है एफडीए की तरफ से उठाया गया है। तुकाराम मुंडे जो कि कमिश्नर हैं, उनसे थोड़ी देर पहले हमारी इस विषय पर बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि
ये निलंबन एक लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जिस तरीके की खामियां पाई गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और रुस्तम ये कोई छोटा नाम नहीं है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर आप बात करें तो 1953 में खुदा बख्श रुस्तम ईरानी ने इसको इस्टेब्लिश किया था। अगर चर्चगेट इलाके की आप बात करें, हमारे दर्शक अगर मुंबई के इस पृष्ठभूमि की बात करें तो अपने आप में बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर है। बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग जो बड़े लोग हैं, अगर आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखेंगे अगर सेलिब्रिटीज़ का, तो वो भी इस आइसक्रीम पार्लर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इस बड़े नामचीन जो कंपनी है उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगना, और न केवल आरोप लगना बल्कि जिस वक्त FDA ने ये रेड कंडक्ट की, साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से चूहे घूम रहे हैं। जो भी वहाँ पर कूलिंग की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही थी। जो फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है वो भी कम्प्लीटली एक्सपायर था। ये भी बताया जा रहा है कि वो एक्सपायरी डेट 6 महीने से भी ज़्यादा की थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गंभीर लोगों की हेल्थ से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और जिस जगह पर ये लोकेटेड है वो अपने आप में हाई प्रोफाइल है। तो ऐसे में FDA कमिश्नर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या कदम उठाती है सरकार। जी बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां अवैध कब्जों पर लगातार एक्शन जारी है। बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर बने हुए 6 मस्जिद मदरसों को नोटिस जारी किया गया है। देवबंद में कुल 11 ऐसे मामले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें प्रशासन ने 6 को नोटिस जारी करते हुए 13 जुलाई तक जवाब मांगा है। प्रशासन ने 2 टूक कहा है कि सही मिला तो मस्जिद मदरसों पर एक्शन होगा, अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि इन अवैध निर्माणों के चलते सरकारी भूमि पर कब्जा होने से राजस्व विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। सोहनचुड़ा में मस्जिद के मुतवल्ली को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जमा करने का नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि देवबंद के जिन मस्जिद मदरसों को नोटिस मिला है वो सोहनचिड़ा, पांडौली, छलौली, अंबेहटा, शेखा और पहाड़पुर में है, जो सरकारी जमीन पर मस्जिद मदरसों के पक्के निर्माण कर लिए गए थे। अवैध रूप से निर्मित धार्मिक स्थलों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 मस्जिद मदरसों को नोटिस जारी करने के बाद और कितने ऐसे अवैध निर्माण हैं उनकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए 13 जुलाई तक जवाब मांगा है। ये लगभग 30 से और 40 साल पहले बनी थी, और उस टाइम पे लोगों को ये नहीं पता था कि ये खत्तों की ज़मीनें क्या है, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने एजुकेशन तो नहीं था, पता नहीं था, लोगों को पढ़े लिखे नहीं थे इतने, तो तब निर्माण कर लिया था इसका। और अब जाके जब पता लगा है कि ये मस्जिद खत्तों में है। कितनी है जगह? जगह लगभग इसमें पीछे पंचायत घर भी है और लगभग 1 बीघा से ज़्यादा है। और देखते हैं जो भी होगा, वो अगर ऐसा कुछ है तो खुद देखेंगे फिर हम अपने आप क्या करना है क्या नहीं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विशाल, ऐसे कितने मस्जिद या मदरसे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है और क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो कार्रवाई की जद में नोटिसें जारी हुई हैं उनकी संख्या लगभग आधा दर्जन बताई जा रही है। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में बातचीत हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है चूंकि ये जो कार्रवाई है सरकारी ज़मीन पर जहां भी अवैध कब्जे हैं, उन अवैध कब्जों को न सिर्फ नोटिस दिए जानी है, उनको खाली कराया जाना है। फिर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो या फिर कोई भी और जगह हो, जैसा कि अभी जिक्र आ रहा था कि वहाँ पर पंचायत घर भी बना हुआ है। तो सहारनपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से तय कर लिया है कि जहाँ भी इस तरीके के इलीगल अतिक्रमण पाए जाएंगे वहां पर कार्रवाई होगी, और इसीलिए 13 जुलाई तक का जो मौका है वो सभी लोगों को दिया गया है। मस्जिद और दरगाह के जो कमेटी के लोग हैं, और उनका ये कहना था कि जब ये 40 साल पहले निर्माण हुआ था तो उनको जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है, और लोग उस समय के जो मुतवल्ली थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। लिहाजा इन सब कुतर्कों के आधार पर बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन मानने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका दिया है और ये कहा है कि या तो इस अवैध जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको आप खुद से हटा लीजिए, वरना प्रशासन जब इसको हटाएगा तो मुतवल्लियों से ही, जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, उनसे ही पैसा वसूलेगा। और इसीलिए आधा दर्जन लोग जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनको नोटिस दिया जा चुका है। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें उनकी संख्या इससे भी ज्यादा बताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अवैध कब्जा अगर पाया जाता है विशाल तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बिल्कुल साफ है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। और अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां अस्पताल में मारपीट के मामले में एक्शन देखने को मिला है। कंप्लेन के बाद पुलिस ने शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है।
शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मचारियों की पिटाई का आरोप है। बेड को लेकर हुए विवाद में पहले कॉर्पोरेटर ने धक्का मुक्की की, फिर मारपीट शुरू कर दी। वीडियो सामने आने के बाद महाराष्ट्र के डॉक्टर्स में गुस्सा है। वहीं कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ने महिला डॉक्टर को थप्पड़ मारने के आरोप से इनकार किया है। रमेश म्हात्रे ने सफाई देते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने महिला डॉक्टर पर हाथ उठाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। डॉक्टर से मारपीट के खिलाफ आज महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर काली पट्टी बांधकर 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। आईएमए महाराष्ट्र ने भी अस्पताल में महिला डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। आईएमए ने प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें। मारपीट के मामले में एक्शन न होने पर आईएमए ने पूरे महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन और ओपीडी सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। एक पेशेंट आई थी, उनके साथ आरोपी और उनके रिश्तेदार आए थे। उन्होंने डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वैभव साळुंके और महिला डॉक्टर थी और नर्स थे, इनके साथ उपचार करने के बारे में बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, धमकी दी गई। और ये कारण डॉक्टर वैभव साळुंके इन्होंने विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में कल कंप्लेंट दर्ज की है और ये जो गुना दर्ज हुआ है। स्थानीय नगर सेवक रमेश म्हात्रे और एक महिला आरोपी है और ये अन्य जो 3 अरेस्ट किए गए आरोपी है अक्षय कारंडे, रमेश पवार और प्रमोद निकम। ठाणे के डोंबिवली में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर हमले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरोपी पार्षद को कॉर्पोरेटर के पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का हो, मेरी तो मांग यही रहेगी कि ऐसे महिला हो या पुरुष डॉक्टर पे हो, किसी ने हाथ उठाना ये गलत है। अगर आप नर्सेस से सुने, डॉक्टर से सुने, यहाँ जो थे या ऑफ ड्यूटी भी थे उनसे बात सुने तो बात साफ थी, स्पष्ट थी। गुस्सा उन्होंने व्यक्त किया, फिर रमेश म्हात्रे को बुलाया, फिर दादागिरी की, हाथ उठाया, मारामारी की। इस सारे समय में उनकी डिलीवरी किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो भी जाती। अच्छा, ये सब होने के बाद भी इसी हॉस्पिटल ने, इसी डॉक्टर ने उनको पूरी मदद की है। दूसरे हॉस्पिटल तक जाने तक ब्लड टेस्ट हो या जो भी सपोर्ट हो वो उन्होंने दिया है। बात यही है, बात स्पष्ट है कि आज हमारे देश में और हमारे राज्य में कानून की स्थिति आपको तो पूरी पता है। विधान भवन में भी यही मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि जो हमारे गृह मंत्री भी है कि यही रमेश म्हात्रे का जो नगर सेवक पद है उनको बर्खास्त किया जाए।